तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। आज की अपनी क्लास भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उस पर रहने वाली है। आज अपनी इस क्लास में हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 1909 का जो मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम था उसके बारे में पढ़ा था, पर हमने कुछ 1909 की कुछ बातों को बड़ा हमने गौर ध्यान से देखा था कि 1909 ने क्या किया कि भारत में सांप्रदायिक जो निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उनको शुरू कर दिया था। तो भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति की जो शुरुआत थी वो 1909 के मार्ले मिंटो से हो गई थी। हमने ये भी देखा कि विधायी जो परिषद थी उनका आकार वगैरह बढ़ाया गया था, कुछ पावर्स दिए गए, अनुपूरक प्रश्न पूछने जैसे अधिकार दिए गए, बाकी कुछ खास अधिकार मिले नहीं थे कि अनुपूरक प्रश्न वगैरह आप पूछ सकते हो। फिर जब 1909 के कानून से भारतीयों को लगा कि हमें 1909 के जो कानून की बात से तो केवल हमें बेवकूफ सा ही बनाया गया है, कुछ ज्यादा विशेष हमें अधिकार दिए नहीं है, तब भारतीयों ने फिर से ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि ये जो संवैधानिक सुधार आप कह रहे हो ये काफी नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली सी बात है, तो आप और ज्यादा संवैधानिक सुधार कीजिए। तो धीरे धीरे फिर भारतीयों का उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। तो फिर लास्ट में उनको 1919 में फिर से एक नया कानून लेके आना पड़ा जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका आधिकारिक नाम है भारत सरकार अधिनियम। ध्यान देना, परिषद अधिनियम पूरे हो गए। 1861 था, 1892 था, 1909। अब ये आ रहा है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम का मतलब है कि अब यहां से भारत में क्या है कि धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना के क्रमिक प्रयास शुरू हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि इस कानून में यह कहा जाएगा कि हम धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने वाले हैं, उत्तरदायी शासन धीरे धीरे हम भारत में स्थापित करेंगे। ये कानून कहेगा। इसका मतलब हम भारत में कैसी सरकार लाने जा रहे हैं। भारत में हम एक उत्तरदायी सरकार लाने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो एक साथ में ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार ले आएंगे? उत्तर है ना। उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया था कि हम इस कानून में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम भारत में कर्मिक ढंग से उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। कर्मिक ढंग का मतलब ये हुआ कि फिलहाल हम उत्तरदायी शासन के लिए जो जरूरी सुधार हैं थोड़े अब करेंगे, फिर थोड़े बाद में करेंगे, फिर थोड़े बाद में करेंगे, ऐसे करके हम धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ेंगे। एक साथ में हम उत्तरदायी शासन नहीं लाएंगे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि क्रमिक ढंग से हम उत्तरदायी शासन लाएंगे। ये उन्होंने बोला था अंग्रेजों ने। तो इसका मतलब बात स्पष्ट था कि 1919 के कानून से ही एक साथ ही उत्तरदायी शासन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसमें हम कुछ उत्तरदायी शासन जैसी व्यवस्था लाएंगे, फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े सुधार करेंगे, और फिर सुधार करके धीरे धीरे हम अपनी इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। फिर इन्होंने देखा कि हम धीरे धीरे फिर इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं इस कानून के क्या प्रावधान थे, जिसमें यह कहा गया था हम भारत में धीरे धीरे करके क्या करेंगे, उत्तरदायी शासन लाएंगे। जैसा कि देखो नाम से स्पष्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड दो शख्स हैं। जैसे उसमें था मार्ले और मिंटो। मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो वायसराय हुआ करते। तो वैसे इसमें भी मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव, वही भारत के राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय। ये दो शख्स हैं। इन दोनों शख्स का बहुत बड़ा योगदान था इस कानून के प्रावधानों को तैयार करने में। यानी इस कानून में जो बातें की गई हैं उन बातों को इस कानून में स्थान दिलाने में बहुत बड़ा स्थान किनका था? इन दोनों शख्सियत का था। इसलिए इन मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड के नाम पर इनको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक क्लियर है? फिर इसके पीछे की कहानी कि 1919 का जो एक्ट आया तो उसके पीछे की क्या कहानी रही होगी, इसमें क्या कुछ रहा होगा 1919 वाले में।
अपना पहला पॉइंट क्लियर है कि इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है, तो हमने ये देख लिया कि ये बार सचिव है और ये चेम्सफोर्ड है, तो उनके नाम पर हमने इनको नाम दिया है। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि 1919 का जो ये एक्ट आया था उसके पीछे की कहानी भी क्या रही, मतलब कौन कौन लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, कौन कौन लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उसके पीछे की कहानी क्या रही है, तो वो एक बार अपन देख लेते हैं इसको। देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 1617 में एक मेसोपोटामिया नाम से एक रिपोर्ट आती है। किस नाम से आती है? मेसोपोटामिया, ये रही। मेसोपोटामिया नाम से एक रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट में एक तो ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट ने क्या बोला था? देखो इस रिपोर्ट ने बोला कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इसमें ये कहा कि इसमें ब्रिटेन के जो अधिकारी थे ना, चाहे वो भारत के रहे हो, चाहे वो ब्रिटिश मूल के अधिकारी रहे हो, उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया इस प्रथम विश्व युद्ध में। यानी कि इस रिपोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया, इस रिपोर्ट ने बता दिया कि प्रथम विश्व युद्ध में चाहे वो ब्रिटेन के अधिकारी रहे हो, चाहे भारत के अधिकारी रहे हो, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए, अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाए। यानी कि इस रिपोर्ट ने उन अधिकारियों की आलोचना की कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश अधिकारी हो चाहे भारतीय अधिकारी हो, उनका काम अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस रिपोर्ट में उनकी आलोचना की गई। ठीक है, एक तो ये मेसोपोटामिया रिपोर्ट का नाम आए। ध्यान रखना, अगर मेसोपोटामिया रिपोर्ट का नाम आता है तो आपको किस पर क्लिक करना है? 1919 वाले एक्ट पर, ये ध्यान रखना। और चार्ल्स होब हाउस आयोग का नाम आता है तो 1909, ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। चार्ल्स होब हाउस आयोग जो बैठेगा, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसकी बातों को 1909 में स्थान देंगे, और मेसोपोटामिया रिपोर्ट की जो बातें हैं उनको शामिल करेंगे 1919 के कानून में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मतलब उनकी खूब उनका क्रिटिसिज्म की, आलोचनाएं की, उनको बहुत कुछ कहा कि मतलब आप लोगों का प्रदर्शन ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है। फिर मोंटेग्यू थे, मोंटेग्यू ने 20 अगस्त, कितने की बात हो रही है, 20 अगस्त 1917 को, कौन से को? 20 अगस्त 1917 को ये एक घोषणा पत्र जारी करेंगे मोंटेग्यू साहब। और उस घोषणा पत्र में वो बोल रहे हैं कि हम भारत में किस तरह का शासन शुरू करने वाले हैं। हम भारत में कर्मिक ढंग से, भारत में हम उत्तरदायी शासन लेके आएंगे। भारत में हम किस तरह से लेके आएंगे? उत्तरदायी शासन तो लेके आएंगे, लेकिन बड़ा कर्मिक ढंग से लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ में ही हम उत्तरदायी शासन ले आए, पहले कुछ उत्तरदायी शासन की कुछ जरूरी फीचर्स हम शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे उन चीजों को बढ़ाते जाएंगे, और फिर इस तरह से फिर भारत में धीरे धीरे करके उत्तरदायी शासन आएगा। तो मॉन्टेग्यू ने हमने घोषणा पत्र, ध्यान रखना ये डेट थोड़ी सी याद कर लेना, ये कई बार मेरे आगे भी आई हुई है, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 20 अगस्त 1917 को, कब? 20 अगस्त 1917 को ये मोंटेग्यू का घोषणा पत्र आता है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन को धीरे धीरे करके लाया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम कि यह कानून कितने को, 23 दिसंबर 1919 को, कब की बात हो रही है? 23 दिसंबर 1919 को। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है कि 23 दिसंबर 1919 को ये पारित हो जाता है वहां की संसद से। कब की बात हो रही है? 23 दिसंबर 1919 को। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके असली प्रावधान यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, ए बी सी डी करके मैंने इसके प्रावधान लिखे हुए हैं। अब आपके याद करने वाली सारी बातें स्टार्ट हो गई। कितने अनुच्छेद हैं? 47। तो कोई मुझे बता सकता है कि 1909 में कितने के अनुच्छेद रहे हुए होंगे कंपेरेटिवली इसके? कम थे कि ज्यादा थे? कितने के रहे हुए होंगे, आइडिया लगाओ। 8। 8। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, 8 रहे थे उसमें। तो 1909 में अपने 8 अनुच्छेद थे, और इस बार देखो बढ़ोतरी हो गई है, कितने कर दिए गए हैं? 47। तो ये आपको याद करना है, ये इसको याद करना है आपको।
और अनुसूचियां भी थी क्या उसमें? क्या उसमें अनुसूचियों का जिक्र था? दो अनुसूचियां थी। हाँ, दो थी, ठीक है। इसका मतलब मैंने आज ऑप्शन है ना वो चालू ही रह गया। चलो बढ़िया है, ठीक है। क्या उसमें उद्देश्य का शब्द आया था क्या? कहीं भी 1909 को पढ़ते वक्त कहीं आपने ये देखा था क्या कि कोई उद्देश्य का वगैरह की बात हुई हो? ये शब्द नहीं आया होगा शायद। ये दो तो आए थे। एक तो अनुसूची आया, एक अनुच्छेद, ये दो वर्ड तो देखे थे हमने। ये नहीं देखा होगा हमने। ये पहली बार आया है, ये ध्यान रखना। ये पहली बार ये वर्ड आ रहा है। ये जो शब्द है ना, पहली बार जोड़ रहे हैं ये लोग। ये शब्द ये लोग पहली बार जोड़ रहे हैं उद्देश्य का। तो ध्यान रखना है, 1919 का जो एक्ट आ रहा है उसके साथ में उद्देश्य का भी आ रही है। उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना भी आई कि हम ये जो कानून ला रहे हैं इसमें लिखा हुआ होता है उद्देश्य। जैसे भारत के संविधान की उद्देश्य का नहीं है, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं इंग्लिश में, वही उसको उद्देश्य का बोले, प्रस्तावना बोले, इंग्लिश में प्रियम्बल बोले। तो उद्देश्य का क्या है? भारत के संविधान का सार है, भारत के संविधान का दर्शन है। भारतीय संविधान जिन मूल्यों पर टिका हुआ है वो सारे मूल्य हैं, वो आदर्श हैं। यानी कि अगर आपने उस उद्देशिका को पढ़ लिया तो ये समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में क्या था, किस तरह का संविधान रचना चाहते थे। तो ऐसे ही 1919 के इस एक्ट के साथ इसकी उद्देशिका जोड़ी गई। तो उद्देशिका में स्पष्ट कर दिया गया था, उद्देशिका स्पष्ट करती है कि ये कानून हम किस पर्पज से ला रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। उसके लिए ये उद्देशिका जोड़ी गई थी। तो ध्यान रखना, इस उद्देशिका में उन्होंने बोल दिया था कि हमारा पर्पज है भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन को लाना, कर्मिक ढंग से उत्तरदायी शासन लाना। ये इसकी उद्देशिका में थी ये लाइनें, कि हाँ हम कर्मिक ढंग से भारत में जो शासन लेके आएंगे, उत्तरदायी शासन लेके आएंगे कर्मिक ढंग से। अब मैं यहां पर आपको एक बात और याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये जो उद्देशिका है ना, ये उद्देशिका आपको 1935 का, इसके जस्ट बाद में अपन 1935 का पढ़ेंगे। तो जब 1935 का कानून पढ़ेंगे ना, तो 1935 के कानून में अपनी खुद की कोई उद्देशिका नहीं है। ये मैं आपको अभी बता देता हूं, वहां भी बताएंगे तो याद रह जाएगा। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले, ऐसा कोई कथन आ जाए कि 1919 के एक्ट में क्या उद्देशिका थी, प्रस्तावना थी? थी। ओके, यस। क्या 1935 के जो एक्ट में, उस कानून में क्या खुद की प्रस्तावना थी? नो, गलत है। उस 1935 के जो एक्ट था उसमें 1919 वाली उद्देशिका को उठा के पेस्ट किया गया था। मैंने क्या बोला? 1935 के एक्ट की खुद की कोई प्रस्तावना नहीं है, खुद की कोई उद्देशिका नहीं है। ये जो 1919 वाली जो उद्देशिका थी, इसी को यहां से उठाया और 1935 में चिपका दिया था। तो आपसे वो पूछ ले कि क्या 1935 के भारत सरकार अधिनियम की अपनी कोई उद्देशिका थी क्या, अपनी कोई प्रस्तावना थी क्या? तो आपको बिल्कुल गलत कर देना है। उसकी अपनी कोई उद्देशिका नहीं थी, अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। उसके तो 1919 वाली को ही चिपकाया गया था। इसका मतलब साफ था कि अभी भी उस टाइम तक भी ये अंग्रेज लोग कर रहे थे कि भारत में हम धीरे धीरे उत्तरदायी शासन लेकर के आएंगे। यानी 1935 में ये उद्देश्य का आप चिपका रहे हो, इसका मतलब तो स्पष्ट कर रहे हो ना कि हम अभी भी उत्तरदायी शासन लाने की ओर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उत्तरदायी शासन आया नहीं है, ठीक है। तो यहां तक कुछ फैक्ट थे जो आपको याद करना है। 47 याद कर लेना, दो याद कर लेना, और उद्देश्य का याद कर लेना। ये तीन बातें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फैक्ट पर आधारित प्रश्न आए तो आपका गलत होना नहीं चाहिए। दूसरा बी पॉइंट, बी पॉइंट में देखो यहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द्वैध शासन या दोहरा शासन। द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है, यहां से क्या, किसकी शुरुआत हो रही है? द्वैध शासन की। ऐसा सा ये द्वैध शासन हम इससे पहले के एक्ट में पढ़ चुके हैं। कोई मुझे बता सकता है फटाफट कि कौन से एक्ट में ऐसा ही हमने एक द्वैध शासन व्यवस्था शुरू होने की बात की थी? जितना जल्दी बता रहे हो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि बहुत तगड़ा याद है, और जितना धीरे बता रहे हो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। 1784। हाँ, 1784 का जो अपना एक्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि दोहरा ड्वेल सिस्टम आ गया था। दोहरी, दो दो बोर्ड बना दिए थे, याद आ रहा हो, एक
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक व्यापारिक मामलों को हैंडल कर रहा था, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ड्यूअल सिस्टम था। यानी कि आपके जो शासन के जो विषय हैं, आपके जो दोहरे सिस्टम का मतलब विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया है और उन दोनों हिस्सों को चलाने के लिए दो संस्थाएं बना दी। अब इसमें भी ऐसा ही करेंगे। इसमें भी ये भी द्वैध शासन है। इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना लेकिन, आपसे अगर वो पूछ ले कि क्या 1919 के कानून में प्रांत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था क्या, तो बिल्कुल साफ मना कर देना कि हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे से याद है कि केंद्र में द्वैध शासन नहीं लाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन आया है। तो क्लियर कट कर लो, एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर। प्रांतों में द्वैध शासन आ रहा है। किससे? 1919 के एक्ट से। प्रांतों में द्वैध शासन किससे आ रहा है? 1919 के एक्ट से। तो द्वैध शासन का मतलब, इसका मतलब शासन के विषयों को आप दो हिस्सों में बांट के चल रहे हो। कुछ विषय कुछ एक जने और कुछ विषय कुछ एक जने चलाएंगे। द्वैध का मतलब दो, दो हैं जो शासन के विषयों को आपने बांट दिया, दो जनों को सौंप दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्रांतों में ही द्वैध शासन आया है। अभी केंद्र में द्वैध शासन नहीं आया, वो बाद में आगे आएगा। वो आगे होगी उसकी बात, तो ध्यान रखना है। प्रांतों में कैसा आ गया है? द्वैध शासन। तो ये आपका बी पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। सी पॉइंट क्या कह रहा है? सी पॉइंट कह रहा है कि क्या 1919 का जो एक्ट था, उसने पूरी तरह से प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बना दी थी क्या? आपसे प्रश्न आएगा कि 1919 के एक्ट ने क्या प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया था क्या? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं सर। पूर्ण उत्तरदायी शासन 1919 के एक्ट से अभी नहीं आया है। ध्यान देना, 1919 की उद्देशिका में ही जब ये बोला गया हम तो धीरे धीरे लाएंगे, तो बताओ पूर्ण उत्तरदायी शासन ये कैसे लेके आएंगे? ये इतने बावड़े थोड़ी है कि एक साथ 1919 में पूर्ण उत्तरदायी शासन लेके इनको अपना बोरिया बिस्तर थोड़ी बांधना था, इनको तो भारत में राज करना था। तो ये तो धीरे धीरे चीजों को सुधार रहे थे। बस टाइम पास वाली सी बात थी, थोड़े थोड़े सुधार करके। तो इन्होंने 1919 से क्या पूर्ण उत्तरदायी शासन आ गया? उत्तर है नहीं। तो कौन सा आया? आंशिक उत्तरदायी। कैसा शासन आया? आंशिक उत्तरदायी। कैसा शासन आया? आंशिक। हमने आंशिक क्यों बोला? इसका मतलब उत्तरदायी भी क्या आंशिक और पूरा दो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पूर्ण उत्तरदायी का मतलब है कि जो सरकार आपके ऊपर शासन कर रही है, उस सरकार के लोग आपने ही चुने हैं। यानी मतलब जनता ने उन लोगों को निर्वाचित किया है और वो निर्वाचित लोग पूरी तरह से सरकार का काम कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पूर्ण उत्तरदायी। ध्यान देना, मैं स्पष्ट कर रहा हूं दोबारा से। ये कंसेप्ट होते हैं, अगर ये आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो आप आपको अब तो ये लग रहा होगा कि सर मतलब ये क्या इतनी चीजों को ऐसे क्या बता रहे हैं हमें, तो तुरंत आगे 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 में कई बार ऐसा समझ आधारित प्रश्न आएगा, वहां आपको वैल्यू पता चलेगी। हाँ ये चीज तो हमें अच्छे से क्लियर है। और वहां जो अच्छे अच्छे धुरंधर होते हैं वो घूम जाते हैं। ध्यान देना, पूर्ण उत्तरदायी का मतलब है कि जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो शासन चला रहे हैं, वो सारे के सारे निर्वाचित लोग हैं। और सारे के सारे निर्वाचित लोगों के पास ही सारी की सारी शासन चलाने की शक्तियां हैं। ये होता है पूर्ण। आंशिक का मतलब है कि जो शासन के कुछ विषय तो निर्वाचित लोगों के पास है और कुछ विषय निर्वाचित की बजाय मनोनीत लोगों के पास है। तो अगर सारे विषयों का शासन अगर निर्वाचित चलाते तो हम क्या बोलते? पूर्ण उत्तरदायी है। इसका मतलब हमने पहले ही लाइन दे दी कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन आया है। तो आंशिक उत्तरदायी शासन का मतलब साफ है कि अभी भी प्रांत में कुछ विषय गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद के लोगों के पास हैं। कुछ ही विषय हैं जो भारत के जो भारतीय मंत्री हैं या भारत के जो निर्वाचित लोग हैं उनके पास है।
भारत के निर्वाचित लोगों के पास कुछ विषय है और कुछ विषय गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद के पास है। अगर सारे विषय भारत के निर्वाचित लोगों के पास आ जाते तब तो अपन कही देते पूर्ण उत्तरदायी शासन आ गया है। तो यहां तक क्लियर हो जाना कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन आ रहा है। और आंशिक उत्तरदायी का मतलब है कि कुछ विषय तो गवर्नर और गवर्नर की कार्यकारी परिषद चलाएगी और कुछ विषयों का शासन भारतीय मंत्री चलाएंगे। यानी कुछ विषय भारत के जो निर्वाचित मंत्री हैं वो देखेंगे और कुछ विषय कौन देखेगा, गवर्नर और उसकी परिषद। अब सोचना, यहां से एक बार मेरा देखा हुआ है यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब वो 22 में आया था कि 21 में आया था, मेरे ऐसे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन आया हुआ जरूर है। और बड़ा, और वो एनसीईआरटी की शायद 11th में था ये। उस टाइम मैंने वो पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि वो बता रहे थे कि एनसीईआरटी में कहीं से एक जगह से उठाया था। वो क्या था कि जो, अब ये तो स्पष्ट हो गया कि प्रांतों में जो शासन के विषय हैं, वो दो हिस्सों में तो बट गए हैं। एक विषय जो गवर्नर और एक विषय भारत के निर्वाचित मंत्री, दो चला रहे हैं। अब सोचने वाली ये बात है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। सोचने वाली ये बात है कि भारत के जो मंत्रियों के पास विषय होंगे और जो गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास जो विषय होंगे, क्या आपको लगता है कि अभी भी अंग्रेज इतने बेवकूफ हैं कि वो भारत के निर्वाचित मंत्रियों को बहुत ही पावरफुल विभाग दे देंगे? इसका मतलब अगर उन्होंने भारतीय मंत्रियों को कुछ एक विषय दिए हैं कि इन विषयों का शासन आपकी सलाह से होगा, अभी भी ऐसा नहीं है कि भारतीय मंत्री उनके बारे में कुछ भी, बस उन विषयों के बारे में इतना है कि गवर्नर जनरल साहब काम करते वक्त उन विषयों पर किन से सलाह लेंगे, भारतीय मंत्रियों से। और कुछ विषय ऐसे होंगे जिन पर सलाह वो भारतीय मंत्रियों से नहीं लेंगे, अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर के डिसीजन लेंगे। तो अब सोचने वाली ये बात है कि क्या भारतीय मंत्रियों को बहुत दमदार विषय दिए गए होंगे कि या ऐसे ही मतलब नाम मात्र के से विषय दिए होंगे। जो कमजोर विषय हैं वो भारतीयों को दिए होंगे और जो ताकतवर विषय हैं वो किसके पास रखे होंगे, गवर्नर ने अपने पास रखे होंगे। ये तो क्लियर हो गया। तो अब इसका मतलब विषय दो हिस्सों में बट गए हैं। एक का नाम था आरक्षित विषय और एक का नाम था हस्तांतरित विषय। नाम ही स्पष्ट है, आरक्षित का मतलब इन्होंने अपने पास आरक्षित रखे, रिजर्व कर लिए कि ये विषय तो हमारे पास रहेंगे। और हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ये विषय है वो भारत के मंत्री लोग देखेंगे। तो दो विषय प्रांतों में, दो हिस्सों में बट गए हैं विषय। एक है आरक्षित और एक है हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय है वो किनके पास है, गवर्नर और उनकी परिषद के पास है। और हस्तांतरित विषय है वो गवर्नर किन के माध्यम से उनका शासन चलाएगा, भारतीय मंत्रियों के माध्यम से। तो जब भारतीय मंत्रियों के पास जो विषय होंगे वो बड़े ही कमजोर से विषय होंगे जिनमें कोई दमदार विषय नहीं होंगे। और जो आरक्षित विषय होंगे वो बहुत पैसे वाले, मतलब जैसे कोई पैसे का काम है, खनिज पदार्थ है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण होंगे वो सारे के सारे डिपार्टमेंट तो ये रखेंगे। और भारतीयों को बुलाने के लिए क्या दे देंगे, छोटे मोटे विभाग दे देंगे जिनमें आफत तो है ज्यादा और पैसा है कम। वो इस तरह के डिपार्टमेंट तो भारतीयों को दे देंगे और अपने पास बड़े काम काम के विभाग रख लेंगे। अब ये विभाग जो बांटे गए ना, यहां से वो प्रश्न आया था यूपीएससी में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय था जो हस्तांतरित विषयों में शामिल था, या कौन सा विषय था जो हस्तांतरित में नहीं था। ऐसे करके कथन बना दिए थे उन्होंने चार। फिर उनमें से एक विषय को आगे पीछे कर दिया। तो उस विषय, अगर आपके सारे विषय अगर तैयार हैं कि ये मोटे तौर पर ये विषय आरक्षित है और ये विषय हस्तांतरित है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कैसे ही छटनी करवा ले। तो चलो अपन देखते हैं क्या आरक्षित है और क्या हस्तांतरित है। लेकिन आप ये देखो, अब आपको आइडिया तो लग गया कि जो आरक्षित विषय ये ब्रिटिशर्स अपने पास रख रहे हैं तो दमदार डिपार्टमेंट ही इनके पास होंगे। इनके पास ऐसे ही खाना पूर्ति वाले विभाग इनके पास नहीं होंगे। तो देखते हैं जो आरक्षित विषय ये आरक्षित विषय किसने रखे हैं, ये गवर्नर साहब के पास है। आरक्षित विषय किसके पास है, ये आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ये आरक्षित विषय संभालेगी। दूसरा देखो,
जब आरक्षित विषयों का शासन और प्रशासन जब ये लोग चलाएंगे, और तो इनके बारे में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि विधानमंडल के लोग इनके इन विषयों पर कोई भी सवाल इनसे नहीं कर सकते। उत्तरदायी होने का मतलब आप सवाल जवाब कर सकते हो, और जब आप उत्तरदायी नहीं है तो इसका मतलब आपसे ये लोग कोई सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये जो आरक्षित विषय थे ये किसके पास थे? गवर्नर और उनकी काउंसिल के पास थे। और इन विषयों का जब ये शासन जब करते थे तो इनके बारे में ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लो, विधानमंडल का इन विषयों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसका मतलब अभी भी वायसराय पूरा पावरफुल है, अभी भी वायसराय जो जचे वैसे करेगा, विधानमंडल का तो इनमें कोई ज्यादा रोल ही नहीं है। तो ध्यान रखना है। अब ये जो विषय है ना, ये देख लो आप, कौन कौन से विषय हैं जो गवर्नर गवर्नर जनरल बोले या वायसराय बोल दें उनके पास थे। कानून व व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, यानी कानून व्यवस्था, पुलिस वाला और ये सारा काम, ये किसके पास है? गवर्नर जनरल ने खुद के पास रखा, भारतीय मंत्रियों को नहीं दिया। अब देख लो, काम का विषय अपने पास रख लिए कि अगर ये पुलिस वाले भारतीय मंत्रियों को पुलिस दे देंगे तो ये पुलिस वालों को तो भारतीय मंत्री अपने हिसाब से चलाएंगे। तो उन्होंने पुलिस वाला काम अपने पास रख लिया। कानून व्यवस्था कौन बनाता है? पुलिस, इसलिए मैंने पुलिस बोला है, ध्यान रखना। तो कानून व्यवस्था किसके पास थी? गवर्नर जनरल। यानी कानून व व्यवस्था आरक्षित विषयों में शामिल थी, ध्यान रख लेना। आरक्षित विषयों में भू राजस्व है, कौन सा है? भू राजस्व है। भू राजस्व का मतलब आप समझ रहे हो, जो जमीन से जो टैक्स आता था, भूमि पर जो कर, भूमि पर जो कर वसूला जाता था वो हो गया भू राजस्व। राजस्व रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, आय, इनकम। और कहां से आ रही है? भूमि। यानी भू राजस्व का मतलब जमीन से जो टैक्स आता था वो टैक्स भी कौन वसूल करेंगे? उन टैक्स से जुड़ी हुई सारी व्यवस्था किसके जिम्मे रहेगी? गवर्नर जनरल के पास। इसका मतलब काम काम के सारे विषय इसके पास है, कानून व्यवस्था इनके पास, पैसे वाला काम इनके पास, भू राजस्व इनके पास, वित्त प्रशासन यानी जितना भी पैसे का काम है, जैसे आज आज जैसे वित्त मंत्री के पास होता है ना वित्त विभाग, तो इन्होंने वित्त विभाग अपने पास ही रखा कि पैसों का सारा काम हम देखेंगे। तो वित्त प्रशासन किसके पास है? इनके पास। उद्योग इनके पास, खनिज पदार्थ इनके पास, खनिज पदार्थ किनके पास? इनके पास। जेल इनके पास, सिंचाई इनके पास। अब आप अंदाजा लगा लो, काम काम के सारे विषय इन्होंने अपने पास रख लिए। भारतीयों को तो केवल बुलाएंगे, छोटे मोटे विषय देके, और फिर कहेंगे देखो देखो हमने भारत में उत्तरदायी शासन की स्टार्टिंग कर दी है, अब धीरे धीरे हम इनको पावरफुल बना रहे हैं। पावरफुल तो क्या पता कब बनाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा इन्होंने, ठीक है कि इसलिए अपन ने क्या कहा, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन आ गया है, कुछ विषय भारतीयों को मिल गए हैं, बाकी विषय अभी भी वायसराय के पास है। तो ध्यान रखना, मैंने इसको इसलिए है ना, मैंने 2 स्टार और ये इसमें लाल कलर में इसको लिखा है, लाल पेन से इसको लिखा है। कानून व व्यवस्था ये विषय हो गया, और ये जितने भी आपके विषय हैं ये आप याद कर लेना। ये सारे विषय आरक्षित में हैं, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और कुछ जो है ना, कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। आइडिया कैसे लगेगा? अच्छा, आरक्षित विषय है, इसका मतलब गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे, तो गवर्नर जनरल कौन से रखेगा? जिनमें सिरदर्द ज्यादा है और पैसा कम है वो रखेगा जी, या जिनमें पैसा ज्यादा सिरदर्द कम है पैसे वाले रखेगा? तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। मान लो कोई पूछ लेगा वित्त विभाग, तो आपको आइडिया लग गया यार पैसे वाला काम था। अंग्रेज इतने बेवकूफ तो नहीं थे जो भारतीयों को दे देंगे, पक्का है आरक्षित में। ऐसे अगर आपके ये कॉमन सेंस जनरेट होना शुरू हो गए ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इस तरह के आइडिया से ही आप ठीक कर देते हो। तो ये आपको यहां आपके समझ की जरूरत होती है। अब कई लोग क्या करते हैं, रट्टा मारेंगे, भू राजस्व, वित्त प्रशासन, कानून व्यवस्था, ये वो ऐसे रटा है। आपने ये इतना आइडिया थोड़ा सा और लगा लिया, मान लो इनमें से आपके 3 ही शब्द याद रहे, चौथा पांचवा नहीं रहा, लेकिन आपको आइडिया है कि अच्छा अंग्रेजों के पास आरक्षित थे, तो अंग्रेज तो बेवकूफ नहीं है, इसका मतलब जो भी काम का सा विभाग लगेगा ना वो इनका है। तो ऐसे आइडिया से भी आप सवाल कर दोगे। ये आप इतना ये समझने का ये फायदा है।
अब आते हैं दूसरे विषय, हस्तांतरित। हस्तांतरित का नाम देखो, हस्तांतरित, हस्तांतरण कर दिया, दूसरे को दे दिया। तो दूसरे किसको दिया? भारतीय मंत्रियों को दिया। तो ये भारतीय मंत्रियों को जो विषय दिए गए वो क्या हो गए? हस्तांतरित ही हो गए। उन्होंने अपने से कुछ विषयों को निकाल के किनको दिए? उनको दे दिया। अब बताओ, भारतीय जो मंत्रियों को जो विषय दिए ना, उनको ये कहा गया आप जो भी ये काम करोगे ना, उसके लिए विधानमंडल के प्रति उत्तर। देखो, खुद जो काम कर रहे हैं उसमें विधानमंडल का कोई दखल नहीं है, उन्होंने हटा दिया कि विधानमंडल हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन हस्तांतरण विषयों के बारे में विधानमंडल भारतीय मंत्रियों से प्रश्न कर लेगा कि ये क्यों किया, कैसे किया, सारे प्रश्न कर लेगा। तो हस्तांतरित जो विषय थे। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।